हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे से रहते हुए चीज़ों को एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, एज यू नो दैट a current news in the Hindu and a lot of newspapers, उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय जो करंट रेलिवेंट न्यूज़ चल रहा है, दो न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। फर्स्ट न्यूज़ है उड़ीसा रेल दुर्घटना, और होना भी चाहिए। और सेकंड जो न्यूज़ है वो मणिपुर में स्थिति असामान्य है। ये दोनों पॉलिटिकल इशूज़ हैं। एक जो मणिपुर की घटना है वो पॉलिटिकल इशूज़ है, उसको सॉल्व करना है। दूसरा जो रेल दुर्घटना हुई है उसके पीछे का कारण क्या है उसको खोजना, और उसको खोजते हुए उसका समाधान देना। और तीसरा, आप जानते हैं कि ग्लोबल स्लो डाउन हुआ है, जो ग्लोबल मार्केटिंग है वो स्लो डाउन हुआ है। तो जब ग्लोबल मार्केटिंग स्लो डाउन हुआ है तो आयात निर्यात मुद्रास्फीति के ऊपर बेहद इफ़ेक्ट पड़ेगा। और चौथा, एक मानसून को लेकर के है जो अभी केरल तट पर पहुंचा है। तो ये जो 3-4 न्यूज़ हैं करीब 1 मंथ से कंटिन्यू चल रही हैं, मई से ही चल रही है। मणिपुर की घटना तो 3 मई से ही चल रही है और अभी तक उसका कोई भी अस्थायी समाधान नहीं खोजा गया। इसलिए जब मणिपुर के विषय में कुछ भी नया आया तो आप लोग नोटबुक्स में नोट करते जाइए, देखते हैं कब तक इसका अस्थायी समाधान निकलेगा। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आइए हम लोग अपने अपने आर्टिकल पर चलते हैं। जैसा कि पहला आर्टिकल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, गेटिंग रेलवे सेफ्टी बैक ऑन ट्रैक आफ्टर उड़ीसा। उड़ीसा में क्या घटना घटी, आप सबको पता है कि यहाँ पर जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि सबने टेलीविज़नों में असंख्य डिबेट देखे होंगे ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर, जब से शालीमार चेन्नई ये कोरोमंडल एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई है। तो ये जो दुर्घटना हुई बालासोर डिस्ट्रिक्ट में बहानगा बाज़ार में, इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट हुए होंगे और डेली डिबेट हो रहे हैं, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि अभी भी जो डिबेट हो रहे हैं वो डिबेट में कहीं भी ये मुद्दा निकल करके नहीं आना चाहिए कि क्या सेफ्टी के लिए क्या प्रावधान किए जाने चाहिए, ताकि रेलवे जो इंडियन रेलवे जो वर्क करती है उसके वर्क को यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में इस तरीके की दोबारा कोई भी घटना रेल एक्सीडेंट के संदर्भ में नहीं घटे कि जहाँ पर हज़ारों लोग अपनी जान गंवा देंगे, हज़ारों लोग घायल हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो इनका कहना है इस तरीके से कहना है। दूसरा, ये संभावनाओं की बात करते हैं, यानी कि राइटर कह रहे हैं कि जो संभावनाएं हो सकती हैं क्या हो सकती हैं, यानी कि जो घटना घटी है उसके कारण क्या हो सकते हैं। अब इनका जो है यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा कारण लेकर के चल रहे हैं कि कारण क्या हो सकता है, आखिर उन घटनाओं के जो पुनरावृत्ति हुई है। और यहाँ पर पुनरावृत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुनरावृत्ति का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि भविष्य में भी इसके पहले यानी कि अतीत में भी इस तरीके की घटनाएं जो है घटी जा चुकी हैं और उन घटनाओं से हमने कुछ सीखा नहीं, उसको लेकर के हमने कुछ जद्दोजहद नहीं किया, उसको रिफॉर्म नहीं किया। ये जो घटना घटी है इसके पीछे का कारण क्या है। तो इनका कहना है कि मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जो रेलवे सिग्नल होता है, सबसे बड़ी चीज़ कि रेलवे चलता कैसे है। आप देखते होंगे कि जो विभिन्न प्रकार की पटरियां होती हैं, इतनी सारी पटरियां होती हैं कि आम इंसान नहीं समझ पाता है, और कहीं एक पटरी सीधे जा रही है, कहीं उसमें से कोई जैसे पेड़ की डाल होती है, पेड़ की डाल और ट्रेन की पटरी एक समान होती है, वैसे तरह तरह से पटरियों के बीच में जुड़ी हुई होती है। और ये जब इन पटरियों पर ये जो पटरियाँ होती हैं एक तरीके से भूल भुलैया का मार्ग होती है। तो इन पटरियों पर जब भूल भुलैया मार्ग के बीच में, यानी कि ये इंडिकेट है भूल भुलैया मार्ग, आप एक समझ सकते हैं कि इन पटरियों के बीच में जब ट्रेनें दौड़ती हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, सिग्नलिंग होता है, इंटरलॉकिंग होता है। वहाँ पर देखते होंगे डिब्बे में बहुत सारे बॉक्स रखे होंगे, लॉजिक गेट्स होता है। तो इन सब के द्वारा जो संकेत होता है उसको डायरेक्शन किया जाता है, और इस तरीके से डायरेक्शन किया जाता है, निर्देशित किया जाता है सिग्नल को कि कभी भी कोई भी ट्रेन किसी के सामने ना आ जाए, एक ही पटरी पर 2 ट्रेन ना आ जाए, कहीं आगे पीछे कोई ट्रेन ना आ जाए, यानी कि लड़े ना। इस मामले में
जो ये मामला है, यानी कि अभी जो वर्तमान की घटना घटी है, उसके संबंध में क्या कहना है? उसके संबंध में इनका कहना है कि ये जो घटना घटी है, सबसे पहली बात कि इसमें ऐसा लगता है कि मैनुअल इंटरफेयर किया गया था। अब मैनुअल इंटरफेयर की क्या बात आती है? एक होता है, देखिए ये घटना जो घटी है उसके पीछे जो दो कारण ये बता रहे हैं। पहला कारण कि एक तो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, और टेक्निकल एरर आता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन है, वो तो बात की बात है। लेकिन मैनुअल स्टेपल हुआ है, मैनुअल इंटरफेयर हुआ है। मैनुअल का मतलब कि जो वहाँ के संरक्षक होते हैं, इंटरलॉकिंग के जो बॉक्स होते हैं, जो उसके नियंत्रणकर्ता होते हैं, उन सबके जो संरक्षणकर्ता होते हैं, यानी कि उसको जिसके अंडर में रखा जाता है, जिसके अंडर में उसको रखा जाता है, तो वो जो है उसके द्वारा ओवरराइड किया गया था, हस्तक्षेप किया गया था। तो इसमें सबसे पहली चीज़ कि जो सिग्नल देता है, यानी कि जो मेंटेनेंस है, सिग्नल को जो मेंटेन करता है अनुरक्षक, उसके पास क्या है? उसके पास सबसे पहली चीज़ कि जहाँ से सिग्नल कन्वर्टेड होता है, जहाँ से सिग्नल दिया जाता है, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं। वो इक्विपमेंट तक उसकी पहुँच होती है, सिग्नल मेंटेनर की इसकी पहुँच जो होती है इक्विपमेंट या रिले रूम तक होती है। और यह क्या काम कर सकता है? यह मान लीजिए कि कोई ट्रेन आ रही है या इससे भूल बस हो गई, अपने कार्य में तेज़ी लाने के लिए या ट्रेनों का जो संचालन है वो प्रभावित ना हो, उसकी वजह से तेज़ी लाने के लिए दोनों कोनों पर क्या करता है? कटौती कर देता है। और भारतीय ये तो एक तरीके का हो गया, यानी कि मैनुअल जो इंटरफेयर है इस तरीके का हो सकता है कि ट्रेनों का संचालन प्रभावित ना हो, वहाँ की जो इंटरलॉकिंग व्यवस्था है, जो वहाँ पर बॉक्सेस में उपकरण रखे होते हैं, उसके बीच में जा कर के ग्रीन सिग्नल दे देना या कुछ ऐसा कर देना ताकि ट्रेनें जो है अफेक्टेड ना हो, वो टाइम टू टाइम पहुँचे, उनके गति में कोई भी परिवर्तन ना हो। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका सबसे बड़ा जो भारतीय रेलवे को यह विश्वास हो रहा है कि यह एक तरीके की शरारत है, जानबूझ करके किया गया है, आपराधिक इरादे से किया गया है ताकि जो है यह दुर्घटना घट जाए। तो यह जो है दोहरी जांच का विषय हो जाता है। पहला जो जांच है ये रेल कमिश्नर के द्वारा वैधानिक जांच किया जा रहा है, दूसरा जो है सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक सरकार का बहुत ही अभूतपूर्व कदम है। तो निष्कर्ष के रूप में चाहे जो आ जाए, लेकिन निष्कर्ष अभी भी प्रश्न इस पर है कि जो रेलवे की सुरक्षा है उसके लिए क्या उपाय किए गए हैं, यानी कि दोबारा इस तरीके से घटना घटने न पाए। और सबसे बड़ी चीज़ की जो आम पब्लिक है इस केस में, यानी कि इन दिस स्पेसिफिक केस, इस केस में जो आम पब्लिक है, सामान्य जो जनता है, वह विश्वास ही नहीं कर सकती। वो बहुत हैरान है कि जो सिग्नल मेंटेन करता है, जो सिग्नल मेंटेनर है, इस मामले में वो कैसे एक अपराधी की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि सिस्टम के साथ कैसे हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेयर कैसे कर सकता है। और जो इंटरफेयर किया है इसका जो परिणाम आया है, बहुत भयंकर परिणाम आया है। आप लोगों को सभी को पता है, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड को पता है, इसका भयंकर विनाश का कारण बता है। ट्रेन दुर्घटना हो गई, बहुत सारे लोग चले गए इस दुनिया को छोड़ करके, किसी का परिवार पूरा चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा दुख है। और सबसे बड़ी चीज़ की जो इंटरलॉकिंग उपकरण का हर्ट होता है, मतलब मेन जो उसके मशीन होते हैं, जो जहाँ पर उसका वर्क होता है, एक तरीके से उसका हर्ट, वो मुख्य स्टेशन भवन की एक बिल्डिंग होती है, रिले रूम, वहाँ पर रखा जाता है। और वो कमरे तक पहुँच जो है बैंक लाकर, वो कमरा तभी आप जो है खोल सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे बैंक लाकर हो। और उसकी जो चाबी होती है दोनों के पास होती है, स्टेशन मास्टर और मेंटेनर के पास। तो इस कमरे में जब भी छेड़छाड़ की जाएगी तो जाहिर सी बात है, या तो स्टेशन मास्टर के मिलीभगत से होगी, उसी के मिलीभगत से हो सकती है। और दूसरा चांस क्या हो सकता है, दूसरी संभावना है, वो दूसरी संभावना क्या हो सकती है, वो दूसरी संभावना क्रिमिनल एक्टिंग की हो सकती है। अब क्रिमिनल एक्टिंग जो है वो कैसे हो सकती है? एक तरीके से जो क्रिमिनल एक्टिंग है वो करना एक तरीके से अनइमेजिनेबल है, यानी कि अकल्पनीय है।
दूसरी तरफ आप लोग देखते होंगे जब रेल स्टेशन पर जाते होंगे तो दूर दूर तक उसके जो इक्विपमेंट होते हैं बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, और वहाँ पर जब आप रेल में जाते होंगे तो जैसे ये एक पटरी है, ये एक पटरी है, तो स्टेशन के पहले ही वहाँ पर आप देखते होंगे कि चौकोर टाइप का बक्सा लगा होता है। उस बक्से में भी बहुत सारा जो है इक्विपमेंट रहता है। ट्रेन की सिग्नलिंग से संबंधित बहुत सारे तरीके के वहाँ पर इक्विपमेंट रहते हैं, और उन इक्विपमेंट तक जो पहुँच होती है केवल जो स्टैचुरी अनुरक्षक होते हैं, यानी कि जो अधिकृत होते हैं, अथॉरिटीज़ होते हैं, जिनके पास पावर रहता है, उन्हीं के द्वारा ही ये संभव किया जा सकता है। तो इस स्थान पर, यानी कि जहाँ पर ये बॉक्स रखे जाते हैं, जहाँ पर उपकरण की सघनता होती है, ऐसे स्थानों पर छेड़छाड़ की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो अधिक लगती है। और इस मामले में जो आरोप लगाया गया है वो यही आरोप लगाया गया है कि जो सिग्नल होता है और जहाँ पर बॉक्स में उपकरण रखा गया है उसी के मध्य में कुछ न कुछ यहाँ पर हस्तक्षेप किया गया था। तो इस घटना का जो सेंटर पॉइंट है वो सिग्नलिंग से है, उपकरण से है। वहाँ पर कुछ न कुछ ये जो है जो सिग्नल जो वैधानिक अनुरक्षक होते हैं उनके द्वारा कहीं न कहीं इस तरीके से सिग्नलिंग की सुरक्षा पर लेकर के हस्तक्षेप किया गया था। और ये बात कहना कि एक तरीके से अप्रासंगिक नहीं है कि जो संवेदनशील सिग्नलिंग उपकरण हैं उनकी सुरक्षा प्रणाली जो है भारत के लिए बहुत एक तरीके से स्ट्रिक्ट नहीं है, एक अद्वितीय नहीं है। भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है सिग्नलिंग को लेकर के, अभी वो जो विदेशी रेलें होती हैं, जो विदेशी ट्रेन्स हैं, उनकी तुलना में बहुत वीक है। तो इसको हमको जो है इस पर बहुत स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड लेकर के चलना होगा। अब राइटर कह रहे हैं कि आप कैसे इस कदम से निपट सकते हैं। पहली चीज़ की जो प्राधिकृत मेंटेनर है वो क्या काम करता है। कभी कभी होता क्या है कि अगर कोई मेंटेनर्स है, यानी कि जो वहाँ का रखरखाव करता है, उससे अगर कोई गलती हो जाती है तो दूर करने के दबाव में या नियमित रखरखाव को त्वरित तरीके से निष्पादित करने के लिए वो वर्क करता है, और ऐसे वर्क करता है कि शॉर्टकट अपनाता है। यहाँ पर शॉर्टकट की भी बात आगे के लाइनों में लिखी गई है, ये देखिए शॉर्टकट। तो वो क्या काम करता है कि शॉर्टकट अपना लेता है, और शॉर्टकट इसलिए अपनाता है कि ट्रेनों का जो संचालन हो वो प्रभावित ना हो। लेकिन ये जो शॉर्टकट अपनाता है, क्या कहा जाए कि शॉर्टकट आप अपनाते हो अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के लिए। ये लोग क्या काम करते हैं कि ट्रेनों के संचालन प्रभावित ना हो, उसके लिए जो शॉर्टकट अपना लेते हैं इस इमेजिन पर लगा लेते हैं कि यह काम हो जाएगा, ट्रेन लड़ेगी नहीं। और किस्मत अगर दुर्भाग्य साथ है तो जो ट्रेन में हज़ारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है, हज़ारों यात्री रहते हैं, और अगर ज़रा सा भी चूक हुई, जैसे बालासुर की घटना में, ये पूरी की पूरी मंजर बदल दिया। एक तरीके से इतना भयंकर तबाही लेकर के आया कि इस कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और यह जो टोटल है, यह एक तरीके से एक हैकर के समान है, एक क्लेवर हैकर के समान है। कैसे? एक व्यस्त जैसे क्लेवर हैकर क्या काम करता है, जो सड़क सिस्टम आप देखते होंगे, रोड सिस्टम, वहाँ पर लाल लाइट, गुलाबी लाइट और हरी लाइट, तीनों लाइटें रहती हैं। और वो तीनों लाइटें क्या काम करता है कि वो तीनों लाइटें पूरे शहर में कंप्यूटरीकृत सिस्टम से चलती हैं। और अगर कोई हैकर रहता है तो कभी कभार क्या आपको देखने को मिलता है, जैसे कभी टीवी सीरियल में आप देखते होंगे, वह हैकर उस कमरे तक पहुंच जाता है, कंप्यूटरीकृत सिस्टम तक, और फिर इस तरीके से छेड़छाड़ करता है कि शहर की सारी लाइटें ग्रीन सिग्नल दे देती हैं। और जैसे ही ग्रीन सिग्नल दी तो महाभयंकर एक्सीडेंट शुरू हो जाता है। तो बहुत बेहतरीन ढंग से एक तरीके से पूरा का पूरा विनाश हो जाता है, पूरा का पूरा वहाँ पर खिलवाड़ हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक क्लेवर हैकर कर सकता है। दोनों दिशाओं की जो लाइटें हैं उसको हरे रंग में बदल देना, और जो वाहन है वो बहुत बड़ी भारी दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो रेल्स के सिग्नल्स होते हैं, इसमें तो रेलें आती जाती हैं। होता क्या है कि व्यस्तता के कारण या फिर किसी अन्य इरादे के कारण या फिर भूलवश, आप कुछ भी कह सकते हो, अगर छेड़छाड़ की गई या सिग्नलिंग की गई
रिले रूम से दूर हट करके, जहाँ पर ट्रेन की पटरियों के नीचे या उसके बगल में बॉक्सेस रखे होते हैं, वहाँ पर अगर की गई तो जाहिर सी बात है टक्कर होना संभावी है। और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो सिस्टम है, पहली चीज़ कि सिस्टम तक अपनी पहुंच मजबूत करें। इस तरीके का जो दुस्साहस हो रहा है उसके खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय किया जा सकता है। अब उसके खिलाफ जो मजबूत सुरक्षा उपाय है वो कैसे किया जा सकता है? सबसे बड़ी चीज़ कि जो रेलवे स्टेशन में दूर स्थानों पर ये डिब्बे लगे होते हैं, उसमें डबल लॉकिंग सिस्टम का प्रावधान लागू किया जा सकता है। राइटर कह रहे हैं कि डबल लॉकिंग आप लागू कर दो, लेकिन जो डबल लॉकिंग सिस्टम्स है वो रिमोट सिस्टम, वो जो है निश्चित तौर पर यहाँ पर ये देखिए यही बात ये लिख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन जो आप डबल लॉकिंग की सुविधा वहाँ पर लागू करोगे तो असुविधा बढ़ेगी। और असुविधा क्या होगी कि ट्रेनें विलंब से बढ़ जाएंगी। लेकिन हम कहते हैं कि अगर 10 मिनट ट्रेन लेट पहुँची तो वो बेटर है कि हज़ारों लाखों लोगों का जीवन सत्यानाश हो जाए, वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएं, वो बेटर है। तो एक तरीके से असुविधा का कारण यही है कि विलंब की संभावना बढ़ेगी। लेकिन दोबारा राइटर कर रहे हैं कि आजकल मोबाइल फ़ोन और आईटी एप्लीकेशंस का युग है, और ये आईटी अनुप्रयोग, मोबाइल फ़ोन, ये जो है अनुरक्षकों के अलावा भी जो अन्य कर्मचारी होते हैं उनके भौतिक संचालन के बिना ऐसे उपकरणों तक अपनी जो पहुंच है वो बढ़ाने के लिए जो डिजिटल प्राधिकरण है उसको सोचना चाहिए। यानी कि आप जो है मैनुअल की जगह जो ये टेक्निकल होता है, हर जगह पर टेक्निकल की बात नहीं की जा सकती, लेकिन इस तरीके की जो घटना होती है, ट्रेनें जो विलंब हो रही हैं, ट्रेन जो विलंब हो जाएगी, अगर ये सिस्टम ला दिया जाएगा डबल लॉकिंग का सिस्टम, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो टेक्निकल, जो टेक्निकल होता है उससे, आईटी से, तो डिजिटल में जितनी संभावनाएं बन सकती हैं अगर वो इससे कनेक्ट हो जाएगा तो इस व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। और इस पे जो है इसको सोचना चाहिए, जो डिजिटल प्राधिकरण होता है उस पर सोचना चाहिए। और पहली चीज़ की जो आप जांच कर रहे हो वो जांच करिए, आप जांच करने में कोई मनाही नहीं है, जांच करके दोषी को पकड़ना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उसके पहले सबसे बड़ी चीज़ की जो आपको तुरंत के तुरंत शुरू कर देना चाहिए वो है सिक्योरिटी इशू को लेकर के, एक सुरक्षित प्रणाली तैयार करने को लेकर के, ताकि जो है जो सुरक्षित प्रणाली है वो इस तरीके से काम करे कि कोई भी जो व्यक्ति है या कोई भी इस तरीके से दुर्घटना में ना पहुंच सके। तो इस तरीके की जो संवेदनशील सिग्नलिंग होती है, शॉर्टकट सिस्टम होता है, तो इस तरीके से शॉर्टकट सिस्टम जो है उसको नहीं अपनाना चाहिए। आप शॉर्टकट सिस्टम जब नहीं अपनाएंगे आप, तो पहली चीज़ की उससे होगा क्या, उससे बहुत सारा सुधार हो सकता है। सुधार क्या होगा? सुधार होगा कि जो शॉर्टकट सिस्टम अपनाने से या मैनुअल सेटिंग करने से जो एक्सीडेंट हो जाता था, जैसा कि उड़ीसा में देखा गया, वो सिस्टम नहीं होगा। एक्सीडेंट होने से क्या होगा, बच जाएगा। और जब एक्सीडेंट होगा नहीं तो जाहिर सी बात है हमारा जो सिस्टम है वो सुचारू रूप से चलने लगेगा। और दुर्घटना जैसी स्थिति राइटर कह रहे हैं कि हमारे समय में जब मैं था इस डिपार्टमेंट में, तो हम भी कभी कभार ये देखते थे कि जो मैनुअल सेटिंग होती है, जो वहाँ पर कर्मचारी होते हैं, वो शॉर्टकट तरीका अपना करके ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि एकदम जस्ट दुर्घटना के करीब की सिचुएशंस आ जाती है। और अगर ये राइटर कहते हैं कि अगर इस तरीके से मामला आता है या जांच में निकल करके आता है कि यह जो स्थिति है ये एक बार का मामला था या सामान्य स्थिति में पाया गया था, तो इससे जो है इस तरीके की जो गलती की गई है उससे सख्ती से पहली चीज़ निपटिए। और दोबारा इस पर सख्ती से जो नहीं निपटा गया, यहाँ पर दो बातें आई हैं। सख्ती से नहीं निपटा गया यानी कि जो शॉर्टकट तरीका अपनाया गया वो शॉर्टकट तरीका ना अपना करके उसका जो उचित तरीका होता है वो तरीका अपनाया जाए। दूसरा, इस तरीके से सख्ती से निपटा जाए। यहाँ तक कि अगर कभी कभार ये सब किया जाता है जो शॉर्टकट स्थिति है, तो इसकी जो जिम्मेदारी होती है जोन के शीर्ष प्रबंधक के पास होती है, तो ये पूरा का पूरा हटा ही दिया जाए।
अगर अब यहाँ पर राइटर जो है देखिए आंकड़े की बात कर रहे हैं, आंकड़ों पर मैं व्यक्तिगत तौर पर विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर देश का नियम होता है कि वो आंकड़ों को जो है छुपा कर रखे, ताकि देश विदेश अन्य जगह विपक्षी पार्टी ये सब उसका एक तरीके से गलत फ़ायदा ना उठा सके। इसीलिए जब मरते हैं 600 तो बताया जाता है 200 या 250। अभी आपको क्या लगता है कि उड़ीसा में जो है जो रेल दुर्घटना हुई है करीब 288 से 290 लोग के बीच सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि 290 मरे हैं? आप पता नहीं ऐसे कितने लोग होंगे जो मिले ही नहीं होंगे। अभी डीएनए की पहचान हो रही है, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो एक तरीके से ये जो आंकड़ा है 500 के ऊपर पहुंच गया होगा, मैं जहां तक अपना अंदाज़ बता रहा हूँ। और जो दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो घायल हैं, घायल लोग क्या किए हैं, जो घायलों की संख्या है वो 900 के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि जो 900 के ऊपर हैं वो कैसे हैं? 900 के ऊपर जो मैटर है, पहली चीज़ कि 1500, 1000, 2000 यहाँ पर जो लाए गए हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, यानी कि जो अस्पतालों में वहाँ पर भर्ती हैं, वो भर्ती किस दिशा में है? क्या वो रियल तौर पर 1500 ही हैं? 1500 तो है नहीं, वो ऊपर पहुँच गए हैं आंकड़ा। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो यही कह रहे हैं कि लार्जर जो एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, पिछले दशक से अगर देखा जाए तो पिछले दशक में जहाँ पर डेली 500 आंकड़े आते थे, अब वहाँ पर 500 की जगह 50 जा रहे हैं। लेकिन वही मैंने अभी इतनी देर तक समझाया कि आप लोग आंकड़ों पर जो है वो यकीन मत करिएगा, ठीक है। आंकड़े कुछ भी कहें, आंकड़े कैसे दर्शाए जाते हैं और कैसे निकल कर के आते हैं वो बात की बात है। अब बात ये है कि उड़ीसा जो दुर्घटना हुई है उस पे क्या समाधान हो सकता है? ट्रैक नवीनीकरण पहला समाधान। आप जो ट्रैक नवीनीकरण वो करिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि फंड नहीं है, तो फंड, यहाँ पर फंड को लेकर के बात कही जा रही है कि फंड कैसे नहीं है। जो गवर्नमेंट है वहाँ पर फंड का कोई मुद्दा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत ज़बरदस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर की है, पहली चीज़ की असाधारण रूप से पूंजीगत व्यय की है। दूसरा, सरकार के द्वारा जो ट्रेन 18 और वंदे भारत एक्सप्रेस लाया जा रहा है, नो डाउट बहुत बेहतरीन है, आधुनिकीकरण की दिशा में एक सरकार का अभूतपूर्व कदम है। लेकिन ट्रैक, सिग्नलिंग, रख रखाव, मेंटेनिंग, मैनुअल और टेक्निकल दोनों, सुरक्षा श्रेणी, ये सब जो बातें हैं ये सब कौन लेकर के आएगा? इन सब पे जो गवर्नमेंट का ध्यान है उस पर केंद्रित करना बहुत ही अनिवार्य है। एक बात उभर करके आ रही है, कवच सिस्टम। राइटर कह रहे हैं कि अगर कवच सिस्टम होता भी तब भी इतनी मैक्सिमम जो स्पीड थी ट्रेन की उस पर रोका नहीं जा सकता था। तो कवच सिस्टम तो रोका नहीं जा सकता था, लेकिन जो कवच सिस्टम की मांग की जा रही है वो होनी चाहिए, उस दिशा में भी कदम उठाना चाहिए और त्वरित कदम उठाना चाहिए। पहली चीज़ की जो, और जब कवच सिस्टम आ जाएगा तो रेल सुरक्षा, जाहिर सी बात है उसमें ग्रोथ हो जाएगा, तो अधिक ट्रेन चलाने के लिए जो क्षमता है रेल डिपार्टमेंट की वो भी शुरू हो जाएगी। तो सर ये सरकार को कह रहे हैं कि आपको जो आधुनिकीकरण कर रहे हो वो आधुनिकीकरण करिए, ठीक है, लेकिन आधुनिकीकरण के साथ साथ पहली चीज़ की जो रेल की मुख्य होती हैं, सिग्नल को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के, पटरियों के रखरखाव को लेकर के, जो विभिन्न प्रकार की सुरक्षा श्रेणियाँ होती हैं, उनकी जो वैकेंसीज होती है उसको फुलफिल करना आपका प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए और इस पर त्वरित कार्रवाई करने की बहुत तबीयत से ज़रूरत है। अगर रेल दुर्घटना कम करने की दिशा में आप थिंकिंग कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आपका आर्टिकल था रेलवे दुर्घटना पर। जैसा कि मैंने बताया था कि 2-3 दिन रुकिए, एक बड़ा आर्टिकल इस पर आएगा, तो आज वो आर्टिकल आ गया है।
अब बात यहाँ पर एक और की जाती है दूसरे आर्टिकल की, मणिपुर की घटना। इसने तो इतना परेशान कर रखा है कि निकल कुछ नहीं रहा है, और रोज़ जो है इसमें कोई न कोई बात निकल करके आती है। ये देखिए मणिपुर की घटना में क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, और क्या कहते हैं यहाँ के जो CRPF के एक कर्मचारी हैं, फार्मर इंस्पेक्टर जनरल हैं, वो जो है यहाँ पर लेख लिखे हैं। और हमें जहाँ तक लग रहा है कि उनका ये जो लेख है थोड़ा सा प्रासंगिक लगता है। क्यों, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मणिपुर है, मणिपुर में 35 से ज़्यादा कम्युनिटी मणिपुर में रहती है, और जो मणिपुर की घाटी और पहाड़ी का एरिया है, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर 35 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ रहती हैं, और इनका वायलेंस करना, हिंसा करना, घातक संघर्ष करना इनका इतिहास रहा है। मतलब ये आप कोई ये जो मणिपुर की घटना घट रही है कोई नवीन घटना नहीं है, इनका इतिहास ही ऐसा रहा है। अब इम्फाल घाटी और पहाड़ियों में जो जातीय समूह आपस में भिड़ रहे हैं, वो क्यों ऐसा त्वरित रिएक्शन आ रहा है? क्योंकि 27 मार्च के दिन जो हाई कोर्ट है उसने सीधा जो मिताई कम्युनिटी है उसको ST दर्जे के लिए आदेश दिया। एक सबसे बड़ी जो भूल थी वो हो गया, सिफारिश किया। दूसरा, मणिपुर की जो गवर्नमेंट है उसने कम नहीं किया। वो क्या काम किया कि आदिवासी जो गांव हैं, आदिवासियों का लगाव किससे होता है? आरक्षित वनों से होता है, जंगल ही उनका घर होता है। उन्होंने क्या काम किया कि आदिवासी गांवों से जो आरक्षित वन हैं, आदिवासियों को वहाँ से बेदखल करने का अभियान शुरू कर दिया। तो ये जो है दोनों कदम, एक ST दर्जे की मांग मिताई कम्युनिटी के लिए, दूसरा आदिवासियों को खदेड़ने का कार्यक्रम, ये कुकी और अन्य आदिवासियों में बेहद असंतोष और अविश्वास लेकर के आया। सैकड़ों जो कुकी आदिवासी हैं उनको बिना पुनर्वास के उनके पारंपरिक जो सेक्टर्स होता है, आवास क्षेत्र होता है, वहाँ से हटा दिया गया। अब अगर कोई भी हो, चाहे पारंपरिक तरीका हो या ना हो, अगर इस तरीके से किसी को भी हटाया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो बहुत भयावह होगा। कोई भी हो, अगर वो वहाँ पर सैकड़ों वर्षों से रह रहा है तो हटा दिया जाएगा। और सरकार ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि जो मणिपुर की विधानसभा सीट है उसमें 60 सीट है, और 60 में से 10 विधायक कुकी सेक्टर से आते हैं। तो जो BJP की गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी, जो गठबंधन का हिस्सा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर 10 विधायक निकल जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कोई इनका जो है फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात आती है कि यहाँ पर जो कम्युनिटी है उसकी कम्युनिटी के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मिताई कम्युनिटी के द्वारा दावा किया गया है वो एक तरीके से गलत दावा नहीं कर सकते हैं। वो गलत दावा नहीं है। क्यों नहीं है? ये कह रहे हैं कि जो मणिपुर की भौगोलिक स्थिति है, पहली चीज़ कि मणिपुर की जो आबादी है उसमें मैतेई कम्युनिटी 52% रहती है, और उनका जो भौगोलिक सेक्टर पर अधिकार है, यानी कि मणिपुर में वो जहाँ तक है केवल 10% पर आबादी है, 52%, अधिकार है 10% तक सीमित है। और ये जो अधिकार है ये इम्फाल घाटी तक ही है। पहाड़ी घाटी में इनका कोई अधिकार है नहीं। पहाड़ी घाटी में ये स्थानांतरित कर सकते हैं, कानूनी रूप से स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन ये खुद को वहाँ पर स्थानांतरित करना तो कानूनी है। राइटर कह रहे हैं कि स्थानांतरित करना कानूनी है, लेकिन ये स्थानांतरित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहली चीज़ कि ये ज़्यादातर वैष्णो हिंदू हैं। दूसरा, ST श्रेणी में पहाड़ी क्षेत्र में शामिल होने के कारण इनका जो है जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर 90% अधिकार नागा और कुकी का है, और ये जो है वहाँ पर ST कम्युनिटी में शामिल नहीं है। दूसरा, 90% अधिकार ये है। तो इनका कहना है कि एक तो ये ST में शामिल नहीं है, दूसरा 90% अधिकार कुकी और नागा का है। और इनमें से बहुत सारे जो थिंकर हैं वो कहना है कि हमारे ऊपर जो हिंदू आइडेंटिटी का बिल लगा है, टैग लगा है, उससे हमको कोई राजनीतिक और इकोनॉमिक फ़ायदा नहीं मिला। और दूसरी चीज़ की जो लाइबिलिटीज़ होती है, हमको कहीं भी ST दर्जे से नहीं देखा जाता, इसलिए हमारी ST की मांग है।
और हम 90% जो हमारा अधिकार होता है, 90% राज्य के 90% क्षेत्र पर कब्जा करने के अधिकार से हम वंचित हैं। इनकी जो शिकायतें हैं वो नौकरी के अभाव और राजनीतिक जो क्लाट होता है उसके बारे में नहीं है। इनका मेन जो शिकायत है भूमि डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि पहाड़ी लोगों से अनुपातहीन के रूप में रह रहे हैं, यानी कि पहाड़ी लोगों से अगर इनका अनुपात निकाला जाए तो पॉपुलेशन में नो डाउट ज़्यादा है, लेकिन जो इनका अधिकार है वो अनुपातहीन है। इनके लिए सबसे बड़ी बात जो है लैंड एक्विजिशन सिस्टम है। लैंड इशू इनके लिए मोर क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि लैंड पर ये इनका अधिकार जो है करना चाहते हैं। 52% है, 10% पर अधिकार है। इसमें राइटर कह रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंस बात क्या है, मैतेई लोगों का जो भारत के साथ एकीकरण हुआ और हिंदू टैग प्राप्त करने से पहले इनका जो इतिहास है संघर्ष भरा इतिहास रहा है। इन्होंने पैन मैंगोलाइड पहचान की मांग की थी, पेश की थी, बंगाली लिपि को खारिज किया था और अपना एक पुराना जो मैतेई धर्म था जिसका नाम सन महाजिम है उसको पुनर्जीवित करने की मांग की थी। और ये जो है बांग्लादेश और म्यांमार में ठिकानों के साथ पीपुल लिबरेशन आर्मी जैसे कई विद्रोही समूह का गठन किए थे। इन्होंने मयंगो का मतलब होता है जो बाहरी मुस्लिम होते हैं, मणिपुर के जो बाहरी लोग होते हैं उनको ये लोग मयंग कहते हैं, उसकी उपस्थिति का भी ये लोग जो है अगेंस्ट गए, विरोध किए। इसमें मणिपुर मुस्लिम को पंगल कहा जाता था, इसका भी इन्होंने विरोध किया। तो पंगल ने क्या काम किया कि जब ये मैतेई के द्वारा विरोध किए गए तो कट्टरपंथी नॉर्थ ईस्ट माइनॉरिटी फ्रंट का गठन कर लिए। तो ये जो है राइटर कह रहे हैं, तो ये तो इनका इतिहास हो गया। और पहली चीज़ की जब दीर्घ सैन्य अभियान, शांति वार्ता, राजनीतिक वार्ता, क्षेत्र में संचार के बेहतर साधन, विकास और राज्य का दर्जा देने जैसे जो कदम उठाए गए, ये जो ग्रोथ के कदम हर सेक्टर्स में उठाए गए, भारत के साथ लगभग मुख्य धारा में आने का जो प्रक्रिया होता है पूर्ण एकीकरण कर दिया गया। और दूसरी चीज़ की ये जो प्रक्रिया अपनाया गया जल्दबाजी से किए गए कार्यान्वयन से प्रेरित था और इसमें विश्वास की कमी थी। दूसरा, जो भूमि अधिनियम को लेकर के और उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके परिणाम स्वरूप ये जो हिंसा उगी है, ये हिंसा पुनः अपने पुराने दौर में चली गई है। ये हिंसा केवल और केवल दो जाति समूहों के बीच है। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं ये सरकार या उसकी किसी एजेंसी के खिलाफ नहीं है, ये जो है दो ग्रुप के खिलाफ है, यानी कि दोनों ग्रुपों के बीच ये हिंसा हो रही है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शांति बहाल करने की दिशा में, जो शांति है उसको कैसे बहाल किया जाए। अब शांति बहाल करने के लिए इनका जो कदम है उसमें बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। पहली चीज़ क्या कह रहे हैं, वंस अगेन द सोल्यूशन लाइज इन मिलिट्री ऑपरेशन। एक बार फिर ये जो है शांति बहाल करने के लिए सैन्य अभियान का समर्थन कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि मिलिट्री आगे ये भी कहते हैं कि इस लाइन में कि मिलिट्री जो ऑपरेशन है वो ठीक नहीं है, लेकिन अभी त्वरित रिएक्शन से के लिए, यानी कि जो घटना घट रही है उसको नियंत्रण करने के लिए और उसकी तीव्रता को कम किया जा सके, बहुत जल्द इस तरीके से उसको व्यापक तौर पर फैलने से रोका जा सके, उसके लिए सबसे मेन सोल्यूशन जो है मिलिट्री ऑपरेशंस है। यहाँ पर बहुत सारे जो आर्मी के अधिकारी हैं, जैसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडियन आर्मी की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यहाँ तक कि जो इंडियन फोर्स होती है वो सब डिप्लॉय की गई है, वहाँ पर तैनात की गई है। यूनियन मिनिस्टर जो गए थे वहाँ पर, उनका जो मणिपुर में एक तरीके से उन्होंने कैंप लगा करके शांति प्रक्रिया बहाल करने के लिए अपील की थी। इसके बाद वो लौट आए थे। फिर इसके बाद सीआरपीएफ के जो पूर्व महानिदेशक हैं उनको सुरक्षा सलाहकार के तौर पर इम्फाल भेजा गया। अब त्रिपुरा कैडर के जो एक ऑफिसर हैं वो अब महानिरीक्षक सीआरपीएफ के रूप में सेवारत हैं, लेकिन अब उनको कार्यभार चलाने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो तलाशी अभियान है वो जारी है। और तलाशी अभियान किस चीज़ का, पहली चीज़ कि जो वहाँ पर पुलिस के रहते हुए पुलिस के शस्त्रागारों को लूट ले जाना, और इसी से और हिंसा भड़की है। क्योंकि जब पुलिस
के सामने पुलिस शस्त्रागार को लूट लोगे तो फिर क्या कह सकते हैं। राहत शिविर भी लगाए गए हैं, जो हिंसा कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई चल रही है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, करोड़ों की संपत्ति नुकसान हो चुकी है, दहशत जो है वो जारी है। जो AK-47 लूटे गए थे, और कुकी ने भी, मैतेई के द्वारा AK-47 लूटे गए जब, तो कुकी ने क्या काम किया कि पुलिस से हथियारें लूट लिया। तो यहाँ पर जो विचार किया गया वो यही है कि ये जो हिंसा फैली है ये जातीय हिंसा का संघर्ष है, जातीय संघर्ष का परिणाम है। और पहली चीज़ कि मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था कि 14 कुकी टेररिज्म, ये 14 कुकी टेररिस्ट ये ऑपरेशन में मारे गए हैं। ये जो है शांति की दिशा में कोई कदम नहीं था और इस संघर्ष को अभी कम नहीं किया गया है। केंद्र का जो इंटेंस है वो क्या है, जो सेंट्रल का स्टैंड है, सबसे पहली चीज़ कि आर्मी और सेंट्रल फोर्स को रिस्टोर करके कुकी को क्या करना, कुकीज़ के विश्वास को बहाल करना है। अब यहाँ पर जो क्षति हुई है उसकी बात कर रहे हैं कि आज़ादी से पहले जो पूर्वोत्तर, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर थोड़ा सा बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के विषय में। अभी भी पूर्वोत्तर भारत को जो उत्तर भारत के लोग हैं और दक्षिण भारत के लोग हैं, पूर्वोत्तर भारत एक तरीके से कटा कटा हुआ स्टेट लगता है। उत्तर भारत के लोगों को मैक्सिमम इंटरेस्ट उत्तर भारत और दक्षिण भारत कर्नाटक तक रहता है। उत्तर भारत के लोग केरल और जो तमिलनाडु है इसके विषय में मैक्सिमम नहीं जानते। उत्तर भारत के जो इंजीनियर लोग हैं मैक्सिमम बेंगलोर, और दक्षिण भारत के लोग क्या कहते हैं, उत्तर भारत को नहीं जानते। हालांकि दोनों लोग कुछ न कुछ एक दूसरे के विषय में जानते हैं, लेकिन जो पूर्वोत्तर भारत है वो एकदम से कटा हुआ है। पहली चीज़ कि कोई भी उत्तर भारतीय साउथ इंडियन पूर्वोत्तर भारत में मैक्सिमम कभी यात्राएं नहीं किया। तो उत्तर भारत जो कटा कुटा है, बहुत कम खोजा गया, बहुत कम समझा गया। तो यह एक तरीके से उग्रवाद और हिंसा से प्रभावित होता है, इसे दूसरी दुनिया माना जाता था। लेकिन हुआ क्या कि अभी देश के अन्य हिस्सों में और भी अन्य हिस्सों में आतंक और हिंसा की जो घटनाएं होती हैं वो देखी जा रही हैं, आतंक और हिंसा हो रहा है। तो यह जो पूर्वोत्तर भारत था, ये पहली चीज़ कि यहाँ पर कुछ दिन तक थोड़ा बहुत शांति थी। तो ये जो है, अब ये लोग क्या काम कर रहे हैं, आपस में जातीय संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जातीय संघर्ष को कम करके इनको शेष भारत के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। यानी कि एक तरीके के पूर्वोत्तर भारत के लोगों को जो उत्तर और दक्षिण भारत यानी कि पूर्ण शेष भारत जो है उससे जुड़ें, इस तरीके से समाधान निकाला जाए। अतीत की जो प्रशासनिक और न्यायिक हस्तक्षेप हुए हैं, पहली चीज़ कि वो भी बहुत महंगे साबित हुए हैं, औचित्य चाहे जो भी रहा हो। दूसरा, इनका कहना है कि जो डेवलपमेंट है, पहली चीज़ कि नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए। आदिवासियों की जो संवेदनशीलता है, उनकी संवेदनशीलता को जस्टिफाई करते हुए समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उन पर विश्वास लाना चाहिए। दूसरा, जो सैन्य और प्रशासनिक कदम है वो एक तरीके से विकल्प हैं, तात्कालिक विकल्प हैं, और इस विकल्प को बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता। इनको लागू करते समय पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए और कोई भी उथल पुथल का घटना का कारण बन न जाए, इसलिए इसको जो है सावधानीपूर्वक लगने की बात कर रहे हैं। और दूसरा, इनकी विश्वास की बहाली की बात की जा रही है, कोई निश्चित समाधान खोजा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो था ये आर्टिकल पूरा का पूरा मणिपुर की घटना से रिलेटेड था, और मणिपुर की जो घटना थी उसके संबंध में ये बात ठीक भी है एक तरीके से, कि किसी तरीके से अभी जो है उसको, उस घटना को कंट्रोल करें, और उस घटना को कंट्रोल करते हुए आप जो है एक तरीके से पूरा का पूरा दीर्घकालिक समाधान लेकर के हैं। और जहाँ तक पूर्वोत्तर भारत के जोड़ने की बात है उत्तर भारत और दक्षिण भारत से, वो निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। वहाँ पर बहुत सारे सुधार किया जाना चाहिए, परिवहन सुधार, उसको इस हिसाब से डेवलप करें कि जो घटना है वो एक तरीके से जो उत्तर भारत के लोग हैं वो भी पूर्वोत्तर भारत में इंटरेस्ट लें, दक्षिण भारत के लोग भी जाएं। तो इस तरीके से उसका डेवलपमेंट करना है, ताकि
अदर लोग भी इस लाभ से जुड़ सकें। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इकोनॉमिक इम्फेसिस को लेकर के, यानी कि इकोनॉमिक पर जोर देने की आवश्यकता। अभी क्या हुआ कि नेपाल के प्रधानमंत्री 4 दिन की यात्रा पर भारत आए थे और बहुत सारी संधि करके गए, और उस संधि में जैसे 10,000 मेगावाट की बिजली भारत को निर्यात करना है आने वाले 10 सालों में, ट्रांसमिशन लाइन है, एमयू पर पेट्रोल सप्लाई की पाइपलाइन है सिलीगुड़ी और झापा से। तो इस तरीके से भारत के जलीय मार्गों से बांग्लादेश को निर्यात करने की बात की जा रही है। तो ये सब जो संधि हुई है, राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप्स है, पहली चीज़ की इकोनॉमी, सिक्योरिटी, कल्चरल, एजुकेशन, ये सब तो हो ही रहे हैं और ये सब होना भी चाहिए। बहुत सारी नेपाली जो है वो भारत में पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं। इनका जो है भारत जो है भारत की जो सीमा है वो नेपाल के साथ जुड़ी हुई है और भारत इससे बहुत क्लोजली रिलेटेड है। हालांकि यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि पूर्व में जो है कुछ सालों से यहाँ पर उतार चढ़ाव आया है, लेकिन उतार चढ़ाव आने के बाद भी ये सब आपस में उस मैटर को भुला करके एक नए पर चल रहे हैं। अभी क्या हुआ कि नेपाली कांग्रेस चुनाव में 2022 के बाद से आई और माओवादी गठबंधन की सत्ता बहाली हुई। एक नरम उम्मीद लेकर के लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ की जो है कि जो सकारात्मक संधियाँ हुई, यानी कि सकारात्मक जो उपाय किए गए। सकारात्मक उपाय ये है कि जो बिजली के क्षेत्र में, निर्यात के क्षेत्र में, एनर्जी के सेक्टर्स में जो भी नेपाल के साथ समझौता हुआ, जो कुछ भी जैसे 10,000 मेगावाट बिजली तक का निर्यात बढ़ाने के लिए समझौता, नई पारेषण लाइन का विकास, सिलीगुड़ी और झापा के बीच पेट्रोलियम आपूर्ति, पाइपलाइन के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन, मौजूदा पाइपलाइन का विस्तार, नए टर्मिनल सेक्टर्स। तो ये सब क्या है, ये सब जो है एक सकारात्मक वर्क था। बांग्लादेश को नेपाल की पनबिजली निर्यात करने के लिए भारतीय जलमार्ग का उपयोग करना, ये सब नो डाउट बहुत अच्छे कदम थे और इसका जो है स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या की जा रही है, जो सबसे बड़ी बात की जा रही है वो बात है कि नेपाल के साथ उतार चढ़ाव की। वहाँ पे एक कम्युनिटी है मेधावी कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटी निकल करके आती है कि आपने जो काला पानी वाला सेक्टर्स है जहाँ पर भारत की सीमा मिलती है। राइटर कह रहे हैं उसको जो न्यू दिल्ली है, वो न्यू दिल्ली उस सीमा विवाद को ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकती। वो सीमा विवाद जो काला पानी का सेक्टर्स है वहाँ पर, उसको जो है आपको काला पानी एरिया, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक अस्थाई समाधान निकालना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर चाइना भी है और चाइना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है चीन में, वो बहुत तेज़ गति से कर रहा है। तो इसको लेकर के आपका क्या विचार है? उसकी तुलना में भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम रहा है। तो इस तरीके से मेधावी जो मेधासी कम्युनिटी है उसको राइटर कह रहे हैं कि जो भारत इंडियन गवर्नमेंट है उसको नेपाल का जो आंतरिक मैटर है उसमें हस्तक्षेप रोक दिया है, उसमें ध्यान नहीं दे रहा है। ये बहुत सकारात्मक है। किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करना वैसे भी ठीक नहीं है। तो ये जो मेधासी कम्युनिटी का इंटरफेयर इंडियन गवर्नमेंट कर रही थी, हाइपर नेशनल जो अतिवाद था, इसको एंटी इंडिया को लेकर के, उस पर अभी जो रोक करके इकोनॉमिक जो कर रही है वो बहुत ही ठीक है और इकोनॉमिक तरीके से जो कर रही है वो एक तरीके से आगे की दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त है। अभी उस पर ही रुका जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो सीमा विवाद का एरिया है उसको जो है ठीक तरीके से करे और सीमा विवाद जितनी जल्दी हो सके उसको जो है सॉल्व करें। तो ये जो है प्रियॉरिटी में लेके चल रहे हैं, डिस्कस इशू को लेकर के चल रहे हैं और आगे भी इस तरीके से अगर सकारात्मक उपाय होते रहेंगे तो सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक पर जो पीएम विजिट किए थे उनका आर्टिकल था फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए, अभी एक बात निकल कर के आई है खालिस्तान, जो खालिस्तान का मुद्दा है वहाँ पर बात निकल कर के आ रही है खालिस्तान को लेकर के। और खालिस्तान के विषय में जयशंकर जी भी, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा था
इन लोगों ने सीधा सीधा कहा है कि जो कनाडा के गवर्नमेंट है, विदेश मंत्री जयशंकर और तमाम जो भारतीय हैं, उनका कहना है कि जो कनाडा की गवर्नमेंट है, सबसे पहली चीज़ कि कनाडा कि खालिस्तान पर कंट्रोल करने के लिए बहुत कम प्रयास कर रहा है। और प्रयास तो छोड़िए, जो प्रयास कर रहा है पहली चीज़ कि खालिस्तान को बहुत अधिक मात्रा में वो सपोर्ट भी करता है। और दूसरा, ये जो 1984 में ब्लू स्टार के खिलाफ अपना जो रुख था उसको चिन्हित करने के लिए कनाडाई जो सिख थे, अलगाववादी और खालिस्तान समूहों द्वारा ये वार्षिक परेड का हिस्सा थी। और वर्तमान जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी हत्या की गई थी। तो इस तरीके से जो पोस्टर लगा था उसमें हत्या को बदला लेने का करार दिया गया था। तो भारतीय जो पॉलिटिशियंस हैं उनका कहना है कि पहली चीज़ कि खालिस्तान को समर्थन देने के लिए और इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी वो बदला लेने के लिए जो बात कही जा रही है, जो बॉर्डर लगाया जा रहा है, उसके लिए कनाडाई गवर्नमेंट माफ़ी मांगे। और भारतीय जो विरोधी अलगाववादी और चरमपंथी ताकत हैं उनके जो उनका जो उदय हो रहा है और उनके उदय से जो खतरा हो रहा है उसको कनाडाई गवर्नमेंट स्वीकार करे। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जो ये घटना घट रही है, पहली चीज़ की यह व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। उनका कहना है कि ये जो ताकतें हैं न केवल भारत के लिए बल्कि भारत कनाडाई संबंध के लिए और स्वयं कनाडा के लिए भी वास्तविक चुनौती पेश करती हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कनाडा की गवर्नमेंट है, पहली चीज़ की जो खालिस्तान है वहाँ पर कितने मात्रा में है, वहाँ पर 800,000 यानी 8 लाख की मात्रा में सिख कम्युनिटी है। और ये वोट बैंक के विषय में बहुत बेटर काम करते हैं। जो इनका वोट बैंक है ये मिल जाता है। तो वोट बैंक के अट्रैक्शंस में कनाडाई गवर्नमेंट इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती है। और जयशंकर जी ने ये भी कहा कि जो 1985 में एयर इंडिया के विमान में एक बम विस्फोट की घटना हुई थी, वो पहली चीज़ की उसको विरोध को कनाडाई गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो वहाँ की सिख कम्युनिटी है उसकी कल्चर को मानते हुए स्वीकार कर लिया था। तो इस तरीके से कहीं न कहीं कनाडा के नेतृत्व जो है वो चिंता का विषय बन जाता है। और इस तरीके के मुद्दे पर जब भारत विरोधी बातें हों, सामुदायिक केंद्रों पर भारत मंदिर और सामुदायिक केंद्रों पर बर्बरता हो, भारत विरोधी और मोदी विरोधी जो भित्ति चित्र हैं वो उकेरे जाएं, वो लगाए जाएं, और स्वयं जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करें, उस पर टिप्पणी करें, तो ये सब जो है बहुत ही एक तरीके से हरासमेंट करने वाली बात होती है, टेंशन वाली बात होती है। इस पर जो है कहीं न कहीं कनाडा गवर्नमेंट को बहुत सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि जो इंडियन और कनाडा के रिलेशंस है उसमें सुधार आ सके, उसमें जो है एक आगे की दिशा में बढ़ा जा सके। पंजाब के जो किसान हैं 2020 के कृषि विधेयक जब आया था तो उसको विरोध कर रहे थे। तो उसके विरोध के चलते जो इंडिया है वो क्या काम किया था कि जो हाई कमिश्नरीज होती है, जो कम्युनिकेशंस होता है इंडिया और कनाडा में, हर देश के बीच में, वो इंडिया और कनाडा के बीच जो है उच्च स्तरीय जुड़ाव उसको बंद कर दिया था। और नई दिल्ली और ओटावा के बीच कई महीनों तक संचार जो है बहाल नहीं हुआ था, वो बंद था। तो इस तरीके से ये सब जो घटनाएं घट रही हैं, जाहिर सी बात है उसमें जो है चिंता भारत ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से जाहिर किया है। और आई होप ये चिंता कनाडा गवर्नमेंट को पहुंच चुकी होगी और कनाडा गवर्नमेंट जो उकसाने का खेल खेल रही है वो बंद करे। इसका समाधान राइटर क्या कहते हैं कि इसका समाधान होता है कि बोथ गवर्नमेंट, जो दोनों गवर्नमेंट है, उनको कूटनीतिक रूप से मुद्दे को हल करने की आवश्यकता है यदि वो द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट से बचना चाहते हैं। कनाडा जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम अपने देश में स्वतंत्र भाषण और व्यक्ति की रक्षा के अधिकार के भीतर हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट है, स्वतंत्र भाषण आप दे सकते हो, अभिव्यक्ति कर सकते हो, और उसके रक्षा के लिए हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। लेकिन साथ ही साथ राइटर कहते हैं कनाडा को भारत की चिंता को भी समझना चाहिए कि इस तरीके से भाषण ना हो कि किसी देश के विरुद्ध में जा सके, किसी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी हत्या की महिमा मंडन करने वाली झांकी भड़काऊ या फिर
नफ़रत जो फैलाने वाली भाषण का गठन करे, कट्टरपंथी को बढ़ावा दे, अलगाववाद को बढ़ावा दे। इस तरीके से स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति जो है वो कहीं न कहीं चिंता का कारण बनती है। विरोध प्रदर्शन जो है ये लोग क्या काम करते हैं, जो वहाँ पर कम्युनिटीज़ है खालिस्तानी या सिख, ये लोग के विरोध को बंद करने की मांग के बजाय जो कानूनी या बर्बरता का जो दिन होता है उस पर डे मार्च जारी कर देते हैं। यानी कि जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन ये लोग डे मार्च जारी करते हैं। और ये जो है एक तरीके से चरमपंथी गतिविधि है या फिर आतंकवादी जो कृत्य है उसको साझा करने के लिए सहयोग करने में सक्षम और समूह साजिश इस तरीके से लगता है कि जैसे उसको जो है ये चरमपंथियों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो टेररिज्म है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो अलगाववादी है उसको कहीं ना कहीं इनसे मदद मिलती है। और इस तरीके से जो गवर्नमेंट है यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोप के कुछ हिस्सों में जो खालिस्तानी विरोध देखा गया है उसमें अब करना क्या है, मोदी गवर्नमेंट को इस समस्या से निपटने के लिए एक अधिक प्रभावी तरीका सुनिश्चित करना होगा, व्यापक कूटनीतिक रणनीति तैयार करना होगा। अभी क्या है कि G20 सितंबर में होगा और G20 में ये सभी देश इंडिया आएंगे तो वहाँ पर इस मुद्दे को उठाना होगा ताकि जो भारत विरोधी अभियान हो रहा है, ये सिख कम्युनिटी जो भारत विरोधी अभियान कर रही है, पहली चीज़ कि इसको रोके और ताकि हर देश जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शंस में जा सके। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, आज इतना ही द हिंदू में है, कोई अलग से न्यूज एनालिसिस नहीं आया है। जो न्यूज एनालिसिस आया है वो यही इतना था। अब फ्रेंड्स मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।